नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें अपन स्टेटमेंट्स वाइज एमसीक्यूज देख रहे थे। अब उसी में आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेंडेंट प्रोफाइल। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इन जनरल movements resulting from pre-stressing should vary in same way as those movement due to applied load and act in opposite sense. Second statement क्या है, the tendon profile used for continuous span are closely related to variation of bending movement due to dead and live loads। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्रोसीजर देखते हैं टेंडन प्रोफाइल का। The tendon profile used for continuous span are closely related to variation of bending movement due to dead and live loads। टेंडन प्रोफाइल यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस स्पैन्स के लिए। जो यूज़ किया जाता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, बेंडिंग मूवमेंट के वेरिएशन से। कौन सा बेंडिंग मूवमेंट, जो कि डेड और लाइव लोड की वजह से होता है, ठीक है। इन जनरल जो मूवमेंट आता है प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, वो सेम वे में वेरी करता है, जो कि उसी मूवमेंट की तरह जो कि आता है अप्लाइड लोड की वजह से। और ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट सेंस में एक्ट करते हैं, ठीक है। रिवर्सल ऑफ कर्वेचर लीड्स टू फ्रिक्शनल लॉस। कर्वेचर का रिवर्सल की वजह से फ्रिक्शनल लॉस होता है। फॉर स्लैब्स कंक्रीट डेप्थ एंड टेंडन कर्वेचर आर स्मॉल और लेस फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है। स्लैब्स के केस में, स्लैब्स कंक्रीट के केस में डेप्थ और टेंडन कर्वेचर स्मॉल होते हैं और लेस फ्रिक्शन लॉस होता है स्लैब के केस में, ठीक है। फॉर अदर केसेस स्पेशल अरेंजमेंट में बी यूज टू अवॉइड डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरप्स इन आरसीसी बीम्स आर प्रोवाइडेड फॉर रेजिस्टिंग बल्जिंग ऑफ कंक्रीट, रेजिस्टिंग शियर, रेजिस्टिंग बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो तीनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है स्टेरिप्स। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेरिप्स बीम्स में स्टेरिप्स का क्या फंक्शन होता है। इट प्रिवेंट्स द बकलिंग ऑफ बीम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द आरसीसी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटी। ये बीम की बकलिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, और आरसीसी स्ट्रक्चर को सिस्मिक एक्टिविटी से भी बचाता है, ठीक है। स्टेरिप्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लेक्सरल एंड शियर फेलियर। स्टेरिप्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सरल और शियर फेलियर के अगेंस्ट। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मेन बार एट द टाइम ऑफ कंक्रीटिंग। ये मेन बार के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है कंक्रीटिंग के दौरान। इट गिव्स कन्फाइनमेंट टू द बीम एंड इंक्रीज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये बीम को कन्फाइंड करता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द कंक्रीट फ्रॉम बल्जिंग। कंक्रीट को बल्ज होने से बचाता है, बल्जिंग से बचाता है। रेजिस्टिंग बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार की को बकलिंग होने से रजिस्ट करता है, मतलब बकलिंग होने से बचाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार को बकल होने से बचाता है। Which of the following statement is correct? Hip is the ridge formed by the intersection of two sloping surfaces where the exterior angle is greater than 180 degree. For post tensioning, minimum grade of concrete M30। तो इसमें और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इज द अमाउंट ऑफ बार लेंथ दैट इज नीडेड टू एम्बेडेड और प्रोजेक्टेड इनटू कंक्रीट टू क्रिएट अ डिजायर्ड बॉन्ड स्ट्रेस। इसमें तीनों सही है, ठीक है। तो मिनिमम M30 ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाता है पोस्ट टेंशन मेंबर में, और M40 ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाता है प्री टेंशन मेंबर में। हिप क्या होता है, ये एक रिज होता है जो कि विच इज़ फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोपिंग सरफेस, जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ अमाउंट होता है किसका, अमाउंट ऑफ रीवार लेंथ, जो कि ज़रूरी होता है कंक्रीट में प्रोजेक्ट करने के लिए, ताकि एक डिजायर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाए बिटवीन द टू मटेरियल्स एंड ऑल्सो डेवलप रिक्वायर्ड स्ट्रेस इन स्टील एट दैट सेक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट कितना होता है, 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, जहाँ पे फाई क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार, और सिग्मा एस टी स्ट्रेस इन बार एट सेक्शन कंसीडर एट डिजाइन लोड, टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स फॉर M30 कंक्रीट 3.5 मेगा पास्कल, वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस रेशियो FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील 0.5। इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये टेबल दी गई है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, ये टेबल अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये LSM के लिए एंड दिस वन इज फॉर WSM। यील्ड स्ट्रेस रेशियो फॉर FE 250 कैन बी इधर 0.5 और 1 डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टील, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट FCK, FY एंड XU आर द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Statement A, the area of stress block in compression of the concrete structure in flexure is 0.36 FCK into XU. For design, the compressive strength of concrete structure is FCK upon 1.15. The maximum strain in the tensile reinforcement at failure shall not be less than Fy upon 1.15. The partial factor of safety for design of compressive strength of concrete is 1.5. इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, B एंड C, ठीक है। द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इन फ्लेक्सर कितना होता है, 0.36 FCK इंटू XU। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 1.5 एंड फॉर स्टील 1.15, ठीक है। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट कितना होता है, 0.45 FCK।
विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ माइल्ड स्टील बार एंड 0.15% ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर माइल्ड स्टील बार, ठीक है। एज पर IS 456/2000, ये अपन ने पीछे भी देख लिया इसके बारे में, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर 1/8। Consider the following statement for from IS 456/2004. The standard deviation for M15 concrete is 4 Newton per mm square. In case of concrete mix, a minimum 2 samples should be tested for M15 meter cube of concrete. Basic value of span to effective depth ratio for a cantilever beam up to 10 mm is 7. Design bond stress for M35 of concrete. Limit state method for plain bar in tension is 1.5 Newton per mm square. तो इसमें कौन सा सही है? A and D, ठीक है। ये इनका एक्सप्लेनेशन अपन पहले भी देख चुके हैं। Which are the following type of column? Composite column, column with longitudinal steel and spiral steel. So both 1 and 2. ठीक है। Column are classified based on the several condition, based on type of reinforcement, based on type of loading, based on slenderness ratio, based on shape and based on construction material. Based on type of reinforcement, tied column, spiral column, composite column. Composite column क्या होता है? In composite column, the main longitudinal reinforcement of the composite column consists of structural steel section or pipe with or without longitudinal bar. Composite column में जो main longitudinal reinforcement बार होता है कंपोजिट कॉलम का, उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्टील होता है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होता है या कि पाइप होता है विथ और विथआउट लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। कंपोजिट कॉलम आर स्ट्रक्चरली एफिशिएंट मेंबर इन बिल्डिंग एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कंपोजिट कॉलम जो होता है वो स्ट्रक्चरली एफिशिएंट मेंबर होता है बिल्डिंग और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। फिर आता है एक्सियली लोडेड कॉलम, कॉलम विथ यूनि एक्सियल एसेंट्रिक लोडिंग, कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील एंड स्पाइरल स्टील, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्टीमेट लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो दोनों कंसीडर करता है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। Which of the following statement is are correct regarding H by SD bar? H by SD bar have lugs, rifts or deformation on the surface. H by SD bar have a definite yield point. तो इसमें only one, ठीक है। H by SD bar have lugs, rifts or deformation on the surface. Mild steel has a definite yield point and the plastic strain may extend up to 0.15 H by SD bar. 0.15 H by SD bar do not have definite yield point and the characteristic strength refers to 0.2% of 0.2 proof stress, ठीक है। माइल्ड स्टील का एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है और प्लास्टिक स्ट्रेन कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है? अप टू स्ट्रेन ऑफ 0.15। एच बाई एस डी बार का कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होती है? 0.2 टाइम्स ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द एनालिसिस ऑफ टू बेस स्लैब इज डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? मार्कस मेथड, पिगट्स मेथड, दोनों को यूज करके टू बेस स्लैब का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। बोथ मार्कस मेथड एंड पिगट्स मेथड आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ टू बेस स्लैब। मार्कस मेथड, दिस मेथड इज एन अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ टू बेस स्लैब. Two base slab supports on four sides if considers the slab as a series of simply supported one base slab and calculate the moment as shear accordingly, ठीक है। मार्कस मेथड क्या है? इस मेथड में ये मेथड एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, यूज़ किया जाता है टू बेस स्लैब के एनालिसिस के लिए। टू बेस स्लैब सपोर्ट्स ऑन फोर साइड्स, इट कंसीडर द स्लैब एज अ सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड वन बेस स्लैब। ये स्लैब को एज अ सीरीज ऑफ सिंपली सपोर्टेड वन बेस स्लैब कंसीडर करता है और कैलकुलेट करता है मूवमेंट और शेयर उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन पिगट्स मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेट मेथड। ये मेथड भी एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ टू बेस स्लैब, यूज़ किया जाता है टू बेस स्लैब के एनालिसिस के लिए। इट कंसीडर द स्लैब एज अ ग्रिलेज ऑफ द बीम विद डिफरेंट स्टिफनेस इन टू डायरेक्शन। ये स्लैब को एज अ ग्रिलेज बीम की तरह, ग्रिलेज ऑफ बीम्स की तरह यूज़ करता है विद डिफरेंट स्टिफनेस इन टू डायरेक्शन, ठीक है। Which of the following statement is correct regarding assumption of limit state of collapse in RCC design? The tensile strength of concrete is ignored. For design purpose, partial factor of safety is equal to 1.75 shall be applied. तो सिर्फ only option 1 correct है, ठीक। यह limit state क्या assumption are under flexure. Plane section normal to the axis remain plane after bending. Maximum strain in concrete which occur at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending. The stress strain curve for concrete having parabolic shape up to 0.002 strain and constant up to limit 0.0035. For design purpose, strength of concrete is assumed 0.446 FCK and for steel 0.87 FB. Tensile strength of concrete is ignored, ठीक है। Read the following statement and choose the correct option with respect to IS 456/2000. For a RCC column, the pitch of the transverse reinforcement should be equal to 450 mm in all conditions. For an RCC column, the diameter of the lateral ties should not be less than 1/8 of the diameter of the largest longitudinal bar and in no case less than 20 mm. First is false, second is false, ठीक है। According to IS 456/2000, the pitch of transverse reinforcement shall not be more than least of following distance. The least lateral dimension of compression member, 16 times the smallest dia of the longitudinal reinforcement bar to be tied,
एंड 300 mm, इसमें से जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। For RCC column, the dia of the lateral ties should not be less than 1/4 of the dia of the largest longitudinal bar and in no case less than 16 mm, ठीक है। आरसीसी कॉलम के लिए जो डाया होगा लेटरल टाइस का, वो 1/4 ऑफ द डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी केस में 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन अंडर reinforced कंक्रीट बीम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सेकंड ऑप्शन क्या है? कंक्रीट रीचेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचेस अल्टीमेट स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, लीवर आर्म ऑफ रेजिस्टिंग कपल इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अंडर reinforcement की कंडीशंस दी गई हैं। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स pertain to a simply supported under reinforced concrete beam. Select the correct option with regard to these statements. The failure of the beam take place due to yielding of steel. The moment of resistance of the beam is more than that of balance section of the beam. इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अंडर reinforcement के ऊपर दिया गया। Consider the following statement regarding the working stress design of under reinforced section. Neutral axis depth will be greater than a balance section. Stress in steel tension will reach its maximum permissible value first. The moment of resistance will be less than that of balance section. The concrete on the tension side is also considered for the calculating the moment resistance. इसमें कौन सा सही है? 2 and 3 सही है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है। कंसीडर बिलो स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्री कास्ट स्ट्रक्चरल बिल्डिंग कंपोनेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए क्या है? प्री कास्ट कंक्रीट पार्टीशन वॉल कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू ब्रिक वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट बी फाउंडेशन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्री कास्ट मेंबर एज दे आर नॉट स्टेबल वंस दे आर प्लेस्ड ऑन साइट। तो इसमें स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ठीक है। कंक्रीट पार्टीशन की बात करें तो क्या है? कंक्रीट पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट स्लैब प्लेन और reinforced सपोर्टेड लैटरली बाय वर्टिकल मेंबर्स, ठीक है। कंक्रीट पार्टीशन में क्या क्या होता है? कंक्रीट का स्लैब होता है प्लेन या कि reinforced और सपोर्टेड होता है लैटरली बाय वर्टिकल मेंबर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द वॉल रिजिड एंड स्टेबल बोथ अलॉन्ग द लेंथ एंड हाइट दे मे बी कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली विद द इंटरमीडिएट कॉलम, ठीक है। अगर अपने को वॉल को रिजिड बनाना है और स्टेबल बनाना है बोथ अलॉन्ग लेंथ एंड हाइट, तब उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे मोनोलिथिकली विद द इंटरमीडिएट कॉलम, ठीक है। reinforced partition are not used to a greater extent. Such partition are stable along both vertical and horizontal direction. These slab may be either precast or cast inside. reinforced partition को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे पार्टीशन स्टेबल होते हैं अलॉन्ग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। दिस स्लैब में भी इधर प्रीकास्ट, इस स्लैब को प्रीकास्ट किया जाता है या कि साइड में ही कास्ट किया जाता है, ठीक है। In case of precast partitions, precast slab are inserted between the groove of precast vertical post, ठीक है। precast partition की केस में precast slab को इंसर्ट किया जाता है बिटवीन, कहाँ पे? बिटवीन ग्रूव ऑफ precast vertical post. Cast inside partition requires suitable and costlier formwork, ठीक है। precast foundation is a reinforced concrete element made up of tie rebar beam. precast foundation क्या है? एक reinforced concrete element है किससे बनता है? tie rebar beam से। The use of precast foundation eliminates all those inconveniences that crop up during the construction of foundation using traditional method, for example cast in side place, ठीक है। प्रीकास्ट फाउंडेशन का यूज़ से जो जितने भी इनकॉन्वीनियंस होते हैं कास्ट इन साइड पे वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ये लिखा है। प्रीकास्ट कंक्रीट फुटिंग ऑफर ग्रेट स्टेबिलिटी सपोर्ट एंड ऑल्सो इजियर फास्टर टू इंस्टॉल इन ऑन साइट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीकास्ट मेंबर प्रीकास्ट कंक्रीट। तो पोस्ट टेंशन प्रीकास्ट मेंबर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ बॉन्डेड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। लीनियर या एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग के बारे में बात करें तो क्या है? reinforcement is bounded linearly, that is along the length of structure such that the centroid of the tendon coincide with that of concrete section, ठीक है। A stretch element used in a concrete member of structure to impart pre-stress to the concrete is termed as tendon, ठीक है। एक स्ट्रेच एलिमेंट जिसको यूज़ किया जाता है कंक्रीट मेंबर में के स्ट्रक्चर में ताकि प्री स्ट्रेस को इम्पार्ट कर सके कंक्रीट में, उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है? प्री टेंशन मेंबर बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। नॉन बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है? कंक्रीट इन विच प्री स्ट्रेस इज इंट्रोड्यूस टू कंक्रीट थ्रू एंकरेज डिवाइस एंड टेंडन्स और केबल्स आर नॉट बॉन्डेड टू कंक्रीट, ठीक है। नॉन बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है? कंक्रीट जिसमें प्री स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंकरेज डिवाइस की मदद से और टेंडन्स या की केबल्स को बॉन्डेड नहीं रहते कंक्रीट से, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इन विच टेंसाइल स्ट्रेस इन द कंक्रीट are entirely obviated at working loads by having sufficiently high pre-stress in the member, उसको बोलते हैं फुल pre-stressing, ठीक है। इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हाईली ओविएटेड हो वर्किंग लोड पे एंड बाय हैविंग सफिशिएंटली हाई pre-stress इन द मेंबर्स, उसको बोलते हैं फुल pre-stressing, ठीक है।
Reinforced brickwork is used in the following circumstances. कब यूज़ किया जाता है? When the brickwork has to bear tensile and shear stress, when the supporting soil is susceptible to large settlement, when the brickwork has to resist lateral load. तो तीनों केस में reinforced brickwork यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखते हैं reinforced brickwork कब यूज़ किया जाता है? When the brickwork has to bear tensile and shear stress, when it is required to increase the longitudinal bond, when the brickwork is supported on soil which is susceptible to large settlement, when the brickwork is to resist lateral loads such as retaining walls, when the brick is to be used in seismic areas since it can also resist lateral load, ठीक है। longitudinal reinforcement are provided in column to prevent longitudinal buckling in the longitudinal reinforcement, ठीक है। longitudinal reinforcement का पर्पस क्या होता है? To share the vertical compressive load, thereby reducing overall size of the column, to resist tensile stress caused in the column due to eccentric load, movement and transverse load, to prevent sudden brittle failure of column, to important certain ductility to column, to reduce the effect of creep and shrinkage due to sustained loading, ठीक है। 71. Read the following statement and choose the correct option. The effective depth of T beam is the distance between the top of the flange and the center of tensile reinforcement. For designing purpose, the overall depth of the simply supported T beam is usually assumed 1/12 to 1/15 of the span. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है, ठीक है। The location of neutral axis of a T beam will fall in which of the following categories? Within flange, outside the flange, always at the center of the beam. तो within flange and outside of the flange, ठीक है। The neutral axis in a T beam section may fall in within flange and outside of the flange, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस टी बीम की किस पे डिपेंड करती है? फ्लैंज थिकनेस पे, रीइंफोर्समेंट परसेंटेज पे, क्वांटिटी ऑफ टेंसाइल स्टील पे एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लियर स्पैन अमंग द गिवन ऑप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनसाइड सरफेस ऑफ द स्पैन सपोर्ट्स फॉर बीम, तो यही बस करेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट इज कॉल्ड क्लियर स्पैन। द फॉलोइंग बीम सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग विथ लोड एक्टिंग फ्रॉम द टॉप। रेक्टेंगुलर बीम विड्थ और डेप्थ दिया गया विथ लोड एक्टिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द बिट। An I section, flange 215 to 20 mm and web 416 to 20 mm with flange on the top and load acting on the flange face. The intensity of shear stress due to bending will be maximum for the section. तो कहाँ पे maximum होगा? At a distance 0.5 d from the top of the face for rectangular beam, at a point on the web within the distance 250 mm from the flange top for the I section, ठीक है। सारी वैल्यूज दी गई हैं। मैक्सिमम shear stress 1.5 F by BD, shear stress ड्यू टू बेंडिंग आई सेक्शन कैसे निकालेंगे? टाउ मैक्स क्या होता है? बी एफ बाई टी डब्ल्यू एफ बाई 8 आई डी स्क्वायर माइनस डी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ बाई 2 आई डी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। In case of limit state method, the concrete is subjected to sometimes higher but generally lower stress level, higher stress level, lower stress level, same stress level. तो concrete is subjected to higher stress level, ठीक है। लिमिट स्टेट की कहानी है ये। इन लिमिट स्टेट मेथड द डिजाइन टेक्स कंक्रीट टू हायर स्ट्रेस लेवल कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड बिकॉज द लिमिट स्टेट मेथड कंसीडर द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड अलाउज इट टू बी स्ट्रेस अप टू इट्स अल्टीमेट कैपेसिटी, ओके। सो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।